2019 वाला मैनिफेस्टो, ये मिलान कर रहे हैं आप। नायब सिंह सैनी तो आज बोलकर गए 2014 में हमने 187 वादे किए थे, 187 के 187 वादे मैनिफेस्टो में पूरे कर दिए। 2019 पे वो कह रहे हैं 265 वादे किए थे, वो पूरे कर दिए। मतलब आप कह रहे हैं नायब सिंह सैनी झूठ बोल रहे हैं? अंजना जी, हाँ। नायब सिंह सैनी क्या मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं? किसान कल्याण प्राधिकरण 1000 करोड़ रुपए से हम बनाएंगे, ये रहा इसमें पॉइंट। बताइए, किसान कल्याण प्राधिकरण, किसान वेलफेयर अथॉरिटी मुझे तो कहीं मिली नहीं, और उसमें 1000 करोड़ रुपया इन्होंने यूज कर लिया हो तो वो बता दीजिए। फिर दूसरा है 500 करोड़ रुपए से हरियाणा कृषि उद्यमशीलता कोष की स्थापना, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप फंड। किसी बजट में इन्होंने एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप फंड का 500 करोड़ रुपया नहीं रखा। इन्होंने कहा मेवात में फीडर कैनाल बनाएंगे, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। इन्होंने कहा मछली पालन में 20,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 40,000 हेक्टेयर कर देंगे, वो 20,000 से घटकर 17,500 हेक्टेयर रह गया। उसके बाद युवाओं की बात है, युवाओं को इन्होंने कहा हरियाणा स्टार्टअप मिशन के तहत हम 4 उद्यमिता केंद्र बनाएंगे, हब बनाएंगे। एक का नाम बता के जाए के शर्मा जी, एक का हब कहां पर सरकार ने बनाया है, कौन सा हब बनाया है, वो कहां पर है, उसका नाम बताएं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं दिलपक चैनल। ये हरियाणा में क्या माहौल है? गोदी मीडिया पे तो फर्जी खबरें चल रही हैं और रोज नए नए उसमें फेक न्यूज आते हैं। जैसे एक कल न्यूज आया था कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता थे, उन्होंने लात मार दी किसी बूढ़े आदमी को मंच से, और ये बहुत भारी पड़ जाएगा कांग्रेस को। उसके बाद में सबसे बड़ी एक फेक न्यूज चल रही है कि कुमारी शैलजा, कांग्रेस की बड़ी नेता है हरियाणा की, तो वो बीजेपी में आने वाली है। तो इस तरह के फेक न्यूज चला के बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो माहौल बना रहे थे वो सब फर्जी है। अभी हरियाणा में बीजेपी का जोर है, बीजेपी वापस आ रही। तो हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत यह है कि हरियाणा में 30% जाट लोग हैं और जाटों के सबसे बड़े नेता भूपिंदर हुड्डा, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है हरियाणा में, तो उनका भारी सपोर्ट है और वही पूरा सब दारोमदार लिए हुए हैं हरियाणा के चुनाव का, पूरा जो स्ट्रेटजी बनाने में और पूरा जो प्रक्रिया होती है हर चीज की। और उसके बाद में कुमारी शैलजा है और उसके बाद में सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये 3 बड़े नेता है। और फिर और भी नेता है, जैसे कि बीरेन्द्र सिंह जो है वो अभी भाजपा से कांग्रेस में आए थे 6 महीना पहले, वो भी बड़े नेता है। तो इसमें गुटबाजी जो है वो तो आम मतलब कि एक कॉमन सेंस है कि होगा, लेकिन उस गुटबाजी को कैसे खत्म करना है या कंट्रोल करना है, तो ये इस पे ये है कि आप असेसमेंट करो, जमीनी असेसमेंट क्या है। तो सीधी सी बात है कि हुड्डा साहब का अच्छा पकड़ है, तो और कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है। और उसके बाद में फिर जो टिकट भी मिलना चाहिए, तो कुमारी शैलजा के गुट वालों को भी टिकट मिला है, सुरजेवाला के गुट वालों को भी टिकट मिला है। तो सबको जो है मतलब शांत रखने की कोशिश है और कोई नाराजगी न हो इसका ख्याल रखा है। तो गुटबाजी जो है उससे काफी कुछ कंट्रोल होता है। और जो मुद्दे हैं तो हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे हैं, आप जानते ही हैं। और उसके अलावा जो समीकरण है, जातीय समीकरण, तो वो क्या है, तो जाट 30% है, तो उसपे कांग्रेस की जबरदस्त बढ़त है, पहले से भी आज भी है। और उसके बाद में 20% दलित। तो दलितों का वोट जो है, पहले 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे और जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो दलितों का 60% से ज्यादा वोट बीजेपी को गया था। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, तो उसमें मात्र 20% दलित वोट बीजेपी को गए। और हरियाणा में 20 सीटें ऐसी है 90 में से, जिसमें दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है, 30% 35% भी वहां पे पॉपुलेशन है। तो
यही वजह है कि ये जो बीजेपी का जो क्या स्ट्रेटजी रहता है कि चूंकि जो जाट लोग हैं तो उनका उस पर कांग्रेस का कंट्रोल है, तो नॉन जाट कॉम्बिनेशन ये लेके बीजेपी चलती है हरियाणा में। और ये उसी मद्देनजर जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो नॉन जाट होते हैं। तो खट्टर जो थे, एमएल खट्टर, तो वो भी नॉन जाट थे। उसके बाद में नायब सिंह सैनी को बनाया, वो दलित है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बना के और फिर हरियाणा में बीजेपी वोट बटोरती। तो अब तो ना जाट रहे और ना दलित, मतलब 50% आबादी पे कंट्रोल नहीं है बीजेपी का। तो कोशिश बहुत जबरदस्त तरीके से है कि जो दलित वोट है उस पे भाजपा का कंट्रोल रहे। और एक्चुअली नायब सिंह सैनी को इसीलिए बनाया गया चीफ मिनिस्टर। और उसके अलावा मोदी जो अभी आए थे हरियाणा में रैली में, तो उसमें दलितों की बात करके गए थे, आरक्षण की बात करके गए थे। तो आरक्षण बड़ा मुद्दा वैसे हरियाणा में नहीं है, लेकिन फिर भी आरक्षण की बात की, क्योंकि दलितों का वोट, और दलितों का वोट के लिए तो मारामारी सभी पार्टियां कर रही हैं। तो जो जेजेपी पार्टी है दुष्यंत चौटाला, उसने गठबंधन कर दिया चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ में। उधर जो इनेलो है, जो लोकदल, जो चौटाला की दूसरी पार्टी, वो मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करी। तो दलित वोट पे मारामारी है, और इसमें किसको क्या होने वाला है, लेकिन कांग्रेस का एकदम साफ एज दिखता है कि जाट वोट भी और दलित वोट भी। तो उनका जीतने का ही जो है वो संभावना ज्यादा है। अब अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो ये तो साफ दिखता है कि कांग्रेस का बढ़त बहुत जबरदस्त तरीके से है। और बीजेपी का देख लीजिए तो खट्टर जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो अब उनका नाम ही नहीं लेते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि खट्टर ने बहुत वहां पे भ्रष्टाचार किया और हरियाणा की हालत खराब कर दी। तो जो हरियाणा 10 साल पहले बहुत, मतलब कि देश के सबसे टॉप राज्य में आता था, तो 10 साल में बदहाल हो गया है। नौकरियों का देख लीजिए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में अभी है कहीं पे तो हरियाणा, तो नौकरियां नहीं दे रहे हैं। पहलवानों का मुद्दा आप जानते ही हैं कि जो पहलवान बेटियां हैं, विनेश फोगाट और दूसरी, ये हरियाणा से आती हैं। उनके साथ में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया था, तो उसकी नाराजगी तो है ही, क्योंकि हरियाणा जो है वो कुश्ती में और खेल में देश में सबसे आगे होता है। तो वहां पे बेटियों का सम्मान की बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद किसानों का मुद्दा तो बहुत ज्वलंत है, तो जो आज भी नहीं सुलझा है। हरियाणा में भी जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो उनका ये भी मांग जो है पूरी नहीं की मोदी जी ने। और जबकि कांग्रेस जो है एमएसपी की गारंटी देगी, जो इनपुट कॉस्ट है जो किसानों का, तो उसको कम करने के लिए, जो पहले की हालत जो रहती थी वैसी करने की कोशिश करेंगे कि किसानों का जो लागत है वो कम हो जाए, तो जिससे किसानों की हालत जो खराब है तो सुधर। तो ये सब मुद्दे हैं। तो नौकरियां का मुद्दा, उसके बाद में किसानों का मुद्दा, उसके बाद में बेटियों का मुद्दा, तो ये सब दिखता है एकदम साफ, और इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ने वाला है। तो अभी जो है ओपिनियन पोल में अभी भी जो कांग्रेस जो है सबसे आगे है, 60 सीट 65 सीट जो है 90 में से कांग्रेस का दिखता है। अब हरियाणा के बाद में अब ये जो दूसरे बड़े मुद्दे अभी तो उछले हुए थे, एक तो जो तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बनते हैं, तो लड्डू में चर्बी, बीफ का चर्बी और सुअर का चर्बी और मछली का तेल ये इस्तेमाल होता था। ये लांछन लगा दिया चंद्रबाबू नायडू की सरकार। तो अभी जो खुलासे आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये जो रिपोर्ट था ये 14 जुलाई का रिपोर्ट था, 2 महीना ये दबा के बैठे रहे, अब जाके बता रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ है और पूरे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तिरुपति मंदिर में पूरे देश के लोग जाते हैं।
और वहां से प्रसाद में वो लड्डू जरूर खाते हैं। तो ये मुद्दा था, तो अगर इतना ज्वलंत था तो इसको 2 महीना क्यों दबा के रखे गए। और दूसरा चीज, हैदराबाद में देश का सबसे बड़ा लेबोरेटरी है, वहां पे विदेशों से भी वो जो है वो टेस्ट कराने के लिए सैंपल आते हैं। तो ये गुजरात के छोटा सा लेबोरेटरी में कैसे ये इसका सैंपल भेजा गया था, कैसे वहां पे रिपोर्ट बनाया गया, तो ये सवाल उठाते हैं। तो साफ दिखता है कि मतलब तिरुपति का मंदिर जो है उससे टारगेट कर रहे जगन मोहन रेड्डी को, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है। तो उनकी जो आइडेंटिटी है उस पे चोट कर रहे हैं, जिससे फायदा मिले। तो आंध्रा में तभी चुनाव नहीं है, लेकिन तिरुपति मंदिर को लेके देश के दूसरे जगहों पे, जैसे हरियाणा है वहां पर प्रभाव डालता है, या महाराष्ट्र है जो लगा हुआ है आंध्रा में, वहां पर प्रभाव डालता है, उसके लिए ये सब है। तो इसमें जो खुलासे आ रहे थे उससे पता चल रहा है कि ये तो मतलब राजनीति से पूरा पूरा राजनीतिक मामला है, और जो एडवांटेज लेना चाहती थी मोदी सरकार, तो वो फिसलती नजर आ रही, क्योंकि सच्चाई जो है वो कुछ और है। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने भी खुलासा किया कि ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, और जांच फिर से कराओ पता चल जाएगा। तो ये दूसरे इतना दिन अगर कोई इतना बड़ा मुद्दा था तो क्यों छुपा के रखा हुआ था। तो ये सब मुद्दे हैं। और एक मुद्दा जो उड़ीसा का आया हुआ है कि उड़ीसा में एक महिला थी, वो आर्मी ऑफिसर की बेटी है, और उनका जो मंगेतर है वो खुद आर्मी में बड़ा अफसर है। वो रेस्टोरेंट से आ रही थी तो कुछ बदमाश लड़कों ने छेड़खानी की, और बता रहे थे कि मैं हम लोग तुम मोहन मांझी को जानती हो, तो वो बोली नहीं जानती। तो मोहन मांझी जो है वो सीएम है उड़ीसा के, तो उनके गुर्गे थे ये। तो एकदम ताव से मतलब खुला जो है वो बदमाशी कर रहे थे। और बेचारी लड़की जो है वो कंप्लेंट लेके पुलिस वाले के पास में गई, तो पुलिस वाले ने जो हरकत की इतनी शर्मनाक कि उसको ब्रा उतार दिया, नंगा कर दिया, उसका पैंटी उतार दिया, उसको मारा पीटा, उसके हाथ पैर बांध दिए थे, और उसके बाद में पैंटी उतार के अभी अपना पैंट उतार के, और उसके बाद में अपना पेनिस निकाल के बोला कि तुम कितने बार तुमको दूं कि तुम चुप हो जाओ, इस तरीके की हरकत। तो मालूम चल रहा है कि ये जो लोग थे, तो पुलिस को पता था कौन लड़के थे, उनका मतलब कि वजूद जो है वो पुलिस जानती थी, इसीलिए इस तरह से ऐसा हरकत करी। और ये पुलिस ऑफिसर जो है इतने साल से वहां पे था नौकरी में, और कभी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई हरकत नहीं हुई है जब नवीन पटनायक का सरकार था। और जैसे ही देखिए बीजेपी की सरकार आई, मुश्किल से 3 महीने हुए और उसकी ऐसी गंदी हरकत आ गई। तो मतलब कि बीजेपी का असर जो है वो यहाँ तक चला गया। तो वर्दी वाला गुंडा, इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी गुंडागर्दी जो है खुलेआम चल रही है बीजेपी के राज। ये दिखाता है कि मतलब देश में जो हालात हो रहे हैं बस से बदतर, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार। मोदी जी जो है खुद ही जो है चुनाव प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं प्रज्वल रेवन्ना के लिए, बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोग को जेल से छुड़ा देते हैं, राम रहीम को पेरोल देते रहते हैं। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है तो वो उसको कोई कार्रवाई नहीं होती है, बीजेपी में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जबकि इतना बड़ा रेपिस्ट है, इतना 6000 बेटियों के साथ में उसने यौन शोषण किया, तो उसको तो जेल में होना चाहिए, लेकिन सांसद बना घूम रहा था, अभी भी जेल के बाहर है, कुछ नहीं हुआ अभी तक उसे। तो ये सब दिखता है। उसके बाद में जो IIT BHU की छात्रा के हाथ में बलात्कार किए थे, वो तो बीजेपी IT सेल के लड़के थे तीनों,
उन पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर 2 हफ्ता पहले ही उनको 3 में से 2 को बेल भी मिल गया। बताइए कि ऐसा पूरा ये चल रहा है। तो साफ दिखता है ये सब चीजें कि मोदी जी और भाजपा जहां जहां होती है वहां पर तबाही होती है, अपराध बढ़ते हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उनको सम्मान दिया जाता है, उनका प्रमोशन होता है। तो इसीलिए बीजेपी का जो हिसाब किताब दिखता है नीचे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए क्या हुआ। अभी जो चुनाव हो रहे हैं और भी जितने हैं, तो वहां पे देख लीजिए भाजपा कहाँ जा रही है। तो साफ दिखता है जनता को कि बीजेपी आएगी तो उनकी तो गति ही होनी है।